एग्जैक्टली 10th डे आपका प्रीलिम्स है। इन 9 दिनों में आपकी एफिशिएंसी शुड बी थ्रू द रूफ। ऑल्सो अगर आपको लगता है कोई सब्जेक्ट इज योर एक्यूलीज हील, इज वीक, आप सिर्फ उस सब्जेक्ट का रैपिड रिविजन कोर्स लीजिए। फॉर इंस्टेंस एनवायरनमेंट अप्रॉक्स 18 घंटे का है, 1.5x पे देखेंगे 12 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, 2x पे देखेंगे 9 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। गेट डन विद दैट सब्जेक्ट्स रिविजन एंड ट्रस्ट मी, इन 9 दिनों में आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बाहर आनी चाहिए। Now coming back to today's session, it's on environment questions of CAPF 2024. इस साल का पेपर is in August, so we are revising the last year's environment questions. Take it as a revision exercise. इस वीडियो को भी 1.5x पर देखिए and get done with it as soon as is possible. अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, कोई डाउट है वो भी कमेंट्स में बताइएगा. I'll try to address it. Now coming back to the question. The first question is, which among the following has the highest or the largest energy per photon? Photon is a fundamental unit of the electromagnetic radiation. अब अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, सो यू हैव विबग्योर, यहाँ पर इंफ्रारेड है, यहाँ पर यूवी है. अब इस तरफ आते हैं, एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होती है. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. सो अगर हम देखें एनर्जी बढ़ रही है तो आई आर, दिस इज विजिबल राइट, ये, और यूवी है ना. अब एक्सरे कहाँ आते हैं? अगर आप एक्सरे देखो, सो यहाँ पर हमारे पास कॉस्मिक रेस हैं, फिर गामा है, फिर एक्सरेस हैं. मतलब यूवी और एक्सरे में एक्सरे की ज़्यादा एनर्जी है, एक्सरे और गामा में गामा की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉस्मिक की है. So deriving at an answer, we can say out of the options given, the correct answer is X-ray. This is the spectrum. Next question is regarding greenhouse effect. क्या होता है greenhouse effect? आप pause करिए और अपना आंसर मार्क करिए. The correct answer is C. अब greenhouse effect में क्या होता है? जो high energy, short wavelength रेडिएशंस हैं, दे कैन ईजिली पास थ्रू दी एटमॉस्फेयर, और सनलाइट की जो रेडिएशन है वो हाई एनर्जी है, सो दे कैन ईजिली पास थ्रू दी एटमॉस्फेयर एंड रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. फिर सरफेस ऑफ द अर्थ में जब वो आती हैं, इसे हीट करती हैं, एंड यू हैव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और लॉन्ग wavelength infrared radiation produced from the earth's surface. They cannot pass through the atmosphere. Though atmosphere is not transparent to these. तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दे अब्जॉर्ब इट, दे स्कैटर इट, दे अगेन अब्जॉर्ब इट, एंड इट लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. जैसे ग्लास हाउसेस में भी आपको दिखता है, जो ग्लास है वो इट लेट्स द हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन पास थ्रू इट, है ना. हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन ग्लास से पास कर देता है, बट अंदर जब वो वार्मिंग करता है तो लॉन्ग वेवलेंथ या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, नो, दैट कैन नॉट पास थ्रू दैट ग्लास एंड इट वार्म्स द ग्लास हाउस. सिमिलरली वो ग्लास एटमॉस्फेयर है, एंड दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी प्लैनेट लिवेबल है, हैबिटेबल है. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, 40 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता, माइनस में होता, कोई लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती. अभी क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, राइट. उसकी वजह से वी हैव इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. दैट इज अ प्रॉब्लम, बट ग्रीन हाउस इफेक्ट एज सच इज इट. तो अगर आप थर्ड ऑप्शन देखोगे, इट कैन टेक प्लेस इनसाइड अ ग्लास चेंबर वेयर शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इट, बट लॉन्ग वेवलेंथ विल नॉट, और वो वही रह जाएगी और वो हीट करेगी. सो द करेक्ट आंसर इज सी. देन PM1 पार्टिकल्स. PM1 क्या है? पार्टिकुलेट मैटर 1. इसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स है. अगेन पॉज करिए, अपना आंसर मार्क करिए. द करेक्ट आंसर इज सी.
अब देखिए, जब हम बात करते हैं ना पार्टिकुलेट मैटर की, तो वी हैव PM10, PM2.5, PM1 एंड PM.1 एंड 0.3। PM10 का मतलब है इसका डायामीटर 10 माइक्रोन मीटर से कम है। 2.5 का मतलब है इसका डायामीटर 2.5 माइक्रोन मीटर से कम है। 10 को ना हम कोर्स पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, इसे फाइन पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, और 1 एंड 0.1 आर अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, और PM2.5 से जो भी छोटा होगा ना वो हमारे लंग्स के अंदर तक जाएगा, है ना। अगर बड़ा पार्टिकल है, बहुत बड़ा पार्टिकल है, तो नोज में फिल्टर आउट हो जाएगा। उससे थोड़ा छोटा है तो लंग्स में चला जाएगा, बट लंग्स में फिल्टर आउट हो जाएगा। PM2.5 जो है वो लंग्स में जाता है, लंग्स के बैरियर को पास करके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तभी PM2.5 इज द मोस्ट डेंजरस पार्टिकल दैट इज आउट देयर। एयर पोल्यूशन अगर डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसमें कल्प्रिट कौन है? PM2.5 या उससे छोटे पार्टिकल्स। अब इसको अटेम्प्ट करते हैं। दे आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर मोर देन 10 माइक्रोन। नहीं, PM1 का मतलब है 1 माइक्रोन मीटर से कम है इसका डायमीटर। 1 माइक्रोन मीटर को 1 माइक्रोन भी कह सकते हैं, 1 × 10⁻⁻6 मीटर्स भी कह सकते हैं, तो ज्यादा तो है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत। दे आर द पार्टिकल्स दैट आर फिल्टर्ड बाय नोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नहीं, ये तो वो पार्टिकल्स हैं जो लंग्स को भी चीर के ब्लड में चले जाते हैं, हार्ट डिजीजेस तक कॉज कर देते हैं, तो ये भी गलत हो गया। दे आर एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स ऑफ डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन, ये सही है। दे आर कोर्स पार्टिकल्स, दीज आर नॉट कोर्स पार्टिकल्स, दीज आर फाइन पार्टिकल्स, ये पार्ट गलत है। अब ये लंग्स में पेनिट्रेट करते हैं लेकिन कोर्स नहीं है, तो इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स है जिसमें से एक गलत है एक सही है, उसको भी नोट करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बेसिक साइंस का है, बट क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं, तो आई थॉट आई विल शेयर इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कोलिजन। वेरी वेरी सिंपल, द आंसर इज रेडिएशन। कंडक्शन तो दोनों पार्टिकल्स का कॉन्टैक्ट चाहिए, कंडक्शन। कन्वेक्शन नीड्स अ मीडियम, रेडिएशन डज नॉट नीड अ मीडियम। ठीक है, कंडक्शन क्या है? आप पानी बॉईल करते हो एक पैन में, ठीक है, अगर वो स्टील का बर्तन है, हैंडल भी स्टील का है, तो वो हीट हो रहा है और जो मेटल है वो हीट हो रहा है और आप तक हीट पहुंच रही है बिकॉज यू आर टचिंग दैट मेटल सरफेस, दैट इज कंडक्शन। अगर आप दूर से सेक ले रहे हो, दैट इज रेडिएशन। तो रेडिएशन इट डजंट रिक्वायर अ मीडियम। सन की जो रेज है वो हमारे प्लैनेट तक आती हैं, रेडिएशन तो नहीं है, रेडिएशन है तभी तो आप आती हैं, सो दैट इज रेडिएशन। सो कंडक्शन को दोनों सर्फेसेस का कॉन्टैक्ट चाहिए। कन्वेक्शन इट जैसे बॉइलिंग वाटर, रेडिएशन दूर से जो हीट आ रही है, कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सन की हीट हम तक पहुंचती है, दैट इज रेडिएशन। इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। कोलिजन में तो दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं। देन बायोगैस, बायोगैस के हमें करेक्ट प्रोपोर्शंस को आइडेंटिफाई करना है। अगेन पॉज करिए, अपना आंसर मार्क करिए। अब देखो बायोगैस कैसे बनता है? एनएरोबिक डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एनएरोबिक क्या होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो बायोगैस बनेगी। अब बायोगैस में हमारे पास ना वी हैव मीथेन, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी हैव ट्रेसेस ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, H2S। मीथेन सबसे ज्यादा होती है 50 to 75%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है 20 to 25%, राइट, एंड देन यू हैव ट्रेसेस। अब जब हम बायोगैस को प्यूरिफाई और कंप्रेस करते हैं तो वी हैव CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसको बायो CNG, बायोमीथेन भी कहा जाता है। इट हैज 95 to 99% मीथेन। इट इज एग्जैक्टली लाइक CNG, फर्क सिर्फ इतना ही, ऑर्गेनिक मैटर से आ रही है, ये फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, मीथेन सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड उससे कम और नाइट्रोजन उससे कम, सो द करेक्ट आंसर वुड बी A। Then ecosystem, why is the number of trophic levels of a food chain usually limited? हम पढ़ते हैं ना, 4 से 5 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं एग्जिस्ट करते नेचर में, इकोसिस्टम में। क्यों? अगेन पॉज एंड मार्क योर आंसर्स। So the correct answer is B.
पहली स्टेटमेंट है लोअर ट्रॉफिक लेवल हैज लेसर एनर्जी देन द हायर ट्रॉफिक लेवल। ऐसा तो नहीं होता। अगर हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करें तो T1 हैज द मैक्सिमम एनर्जी, प्रोड्यूसर्स हैव द मैक्सिमम एनर्जी। सनलाइट फिक्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस से मैक्सिमम एनर्जी होती है। उसके बाद हर लेवल पर सिर्फ 10% ही एनर्जी जाती है ऑफ द प्रीवियस लेवल। दिस इज नोन एज लिंडेमैन्स लॉ ऑफ 10%। तो अगर सपोज यहां पर 1000 किलो कैलोरीज है, यहां पर 100 जाएगी, यहां पर 10 है ना, यहां पर 1, ठीक है, और यहां पे 0.1। अगर T6 है तो 0.01। अब T6 पे जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, क्या वो 0.01 किलो कैलोरीज पे सर्वाइव कर सकता है? नहीं, बहुत कम है। सो लिंडेमैन्स लॉ ऑफ 10% इज द मेजर रीजन। 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन द फॉर्म ऑफ हीट। तभी हम कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, क्योंकि हर लेवल पर हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है। 90% इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% ही जाती है। तो ये सवाल, लोअर ट्रॉफिक लेवल हैज लेसर एनर्जी, अरे नहीं, हायर ट्रॉफिक लेवल के पास लेसर एनर्जी है, तो ये गलत हो गया। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, दैट इज करेक्ट। 90% इन द फॉर्म ऑफ हीट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। इसी की वजह से 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा नहीं होते। हायर ट्रॉफिक लेवल इंडिविजुअल कैन कंट्रोल द लोअर वंस मोर एफिशिएंटली, नहीं कुछ भी। लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल मेक्स अ फूड चेन लेस वनरेबल टू पैरासाइट्स, ऐसा भी नहीं होता। पैरासाइट्स कैन एग्जिस्ट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, प्लांट्स के भी होंगे, हर्बीवोर्स के भी होंगे, सबके होंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस, है ना, लिंडेमैन्स लॉ ऑफ 10%, जो आपका पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। It is always upright, whereas pyramid of numbers is inverted in a tree biomass. Pyramid in a tree ecosystem. Pyramid of biomass is inverted in an aquatic ecosystem, but pyramid of energy is never inverted. Then prokaryotes और eukaryotes में difference है। कौन सा structure prokaryotes में नहीं मिलता? Nuclear envelope, cell membrane, ribosome, cell wall। अब आपको पता है प्रो का मतलब है प्रिमिटिव कैरियोटा न्यूक्लियर मटेरियल। सो प्रोकैरियोट्स है प्रिमिटिव न्यूक्लियर मटेरियल, इनमें होता है न्यूक्लियोइड। यूकैरियोट्स, यू का मतलब है न्यू न्यूक्लियर मटेरियल, दे हैव न्यूक्लियस एंड दिस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें नहीं होता। सर्कुलर डीएनए, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस इज द आंसर। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों में होती है, राइबोसोम्स दोनों में होते हैं। राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनेली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो दोनों में होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। और यूकैरियोट्स में आपके पास ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल आर प्रेजेंट, इन प्रोकैरियोट्स यू डोंट हैव दैट। एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर योर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae which is photosynthetic. Then faunal resources, faunal क्या होता है? Animal resources, करेक्ट बताना है। High degree of endemism has been noticed in biodiversity hotspots of India. Of the total biosphere reserves in India, Sundarbans has the largest number of species and Nokrek has the smallest number of species. Sundarbans West Bengal, Nokrek मेघालय। These are the 18 biosphere reserves और 18 में भी 12 जो वर्ल्ड नेटवर्क में आते हैं, उनमें ये दोनों आते हैं। अब देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में क्वेश्चन है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हमारे देश में 4 हैं, राइट? हिमालयाज, योर वेस्टर्न घाट्स, देन योर इंडो बर्मा रीजन, है ना, एंड द सुंडालैंड, ये 4 हैं। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दुनिया में 36 है। क्राइटेरिया क्या है? बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए, उसका क्राइटेरिया है 1500 एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए और थ्रेटेंड होने चाहिए, मोर देन 70% लॉस्ट और लेस देन 30% ऑफ द वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी रिमेनिंग। अब ना एंडेमिक प्लांट्स की जब हम बात करते हैं ना कि प्लांट्स एंडेमिक होते हैं, जैसे 1500 अगर मिनिमम एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट्स है तो बाकी स्पीशीज भी ज्यादा होंगी, तभी हम ऑटोमेटिकली ले लेते हैं और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो हो जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में ऑब्वियसली फॉनल डाइवर्सिटी ज्यादा होगी और फॉनल एंडेमिक डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें ना, हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जिसमें
बताया हो कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में सुंदरबंस में सबसे ज़्यादा है या नॉकरेक में सबसे कम है। और अगर हम इमेजिन भी करें ना, हम नीलगिरीज को करेंगे, हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वाले एरियाज को करेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में बायोस्फीयर रिजर्व्स है वहाँ पर फॉनल डाइवर्सिटी ज़्यादा है। खैर, बट दिस स्टेटमेंट इज अ लिटिल वेग, वी डोंट हैव डेटा विच रिलेट्स टू इट, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को गलत मानते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1 ओनली। Black tigers, they are referred to as melanistic tigers. In India they are found only in Similipal Tiger Reserve in Odisha. Again correct बताना है, simple question है। Black tigers जो हमें पता है इंडिया में सिर्फ सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व में मिलते हैं ओडिशा में। एंड ब्लैक क्यों है? क्योंकि इनकी जो स्ट्राइप्स है वो थोड़ी मोटी हो जाती हैं। इनफैक्ट ना ट्रू सेंस में दे आर सूडोमेलेनिस्टिक, ट्रू सेंस में दे आर सूडोमेलेनिस्टिक, बट हाँ अगर लिखा हुआ है दे आर रेफर्ड टू एज तो वो गलत नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2 एंड दिस इज ड्यू टू इनब्रीडिंग। ठीक है, इनब्रीडिंग की वजह से दे हैव डेवलप्ड दिस ट्रेट विच हेल्प्स देम इन हंटिंग, राइट। और रिसेंटली सिमिलीपाल में ब्लैक टाइगर सफारी वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। देन अर्थ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस के रिगार्डिंग हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस इज डिटरमाइंड बाय नेट रेडिएशन। ऑब्वियसली कितनी रेडिएशन आ रही है और कितनी बाहर जा रही है उसी के बेसिस पे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेट रेडिएशन प्रोड्यूसेस अ रेडिएंट एनर्जी फ्लो दैट कैन हीट और कूल अ सर्फेस, है ना। नेट रेडिएशन अगर पॉजिटिव है तो हीटिंग होगी, नेगेटिव है तो कूलिंग होगी। नेट रेडिएशन बैलेंस इज यूजुअली पॉजिटिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नेगेटिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम, क्योंकि दिन में गर्मी होती है तो पॉजिटिव होगा, जितनी आ रही है वो ज्यादा होगी। सॉइल सरफेस लूजेस एनर्जी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द डे टाइम। अरे उल्टा होता है, इट गेन्स एनर्जी, तभी तो सॉइल सरफेस दिन के टाइम पे वार्म होती रहती है। सो द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। सो द आंसर इज सी। देन कॉप्स है और कौन सी कंट्री में हुई है मैच करना है। कॉप 27 कौन से साल में हुआ था? 2021 में। फिर ये 2022, 2023, 2024 और कॉप 30 भी मुझे कमेंट्स में बताना कौन से देश में होने वाला है 2025 में, इस साल। खैर, कॉप 26 कहाँ हुआ था? यूके, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। कॉप 27 शर्म एल शेख, इजिप्ट। कॉप 28 यूएई। कॉप 29 बाकू, अजरबैजान। तो हमारा आंसर क्या बनता है? योर आंसर इज टी। देन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अगेन पॉज करिए और अपना आंसर मार्क करिए, ठीक है, पॉज करिए और अपना आंसर मार्क करिए। सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 4. Why is the first statement incorrect? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का कुछ लेना देना नहीं है, इनका अपना ट्रिब्यूनल है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, वो रिजॉल्व करता है अगर कुछ इशू आता है, तो ये गलत है। इट डिफाइंस कंटिगुअस जोन्स एंड स्पेसिफाइज इट्स फंक्शंस, दैट इज करेक्ट। कंटिगुअस क्या होता है? 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, है ना। 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारे पास वी हैव द टेरिटोरियल वाटर्स एंड वी हैव 24 तक नॉटिकल माइल्स तक कंटिगुअस जोन एंड 200 तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो क्या क्या फंक्शन होना चाहिए वो अनक्लॉज बताता है। सो दिस इज करेक्ट। व्हाई इज दिस रॉन्ग? बिकॉज यूएसए ने रैटिफाई नहीं किया है और ये बहुत डिबेटेबल है, क्यों नहीं किया है। उनको लगता है उनकी सॉवरेनिटी चली जाएगी, ठीक है, उनका कंट्रोल चला जाएगा, सो दे हैवंट रैटिफाइड। इंडिया ने किया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एंड इट ऑल्सो ग्रांट सर्टन राइट्स टू लैंडलॉक्ड स्टेट्स। अब जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं उनको भी तो कुछ राइट्स चाहिए ना, मैरीटाइम राइट्स, नेविगेशन, फिशिंग, तो अनक्लॉज उनके लिए भी राइट्स की पूरी लिस्ट है कि अगर आप लैंडलॉक्ड हो तो आपको कौन से ट्रांजिट राइट्स मिलेंगे, कितने मिल सकते हैं, वो अनक्लॉज बताता है। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज 2 and 4, राइट। सो दीज आर द कंटिगुअस जोन, 24 नॉटिकल माइल्स तक ये रहती है। देन अब ना 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज वेटेज असाइंड टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी इन द डेवल्यूशन फॉर्मूला गिवन बाय द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया फॉर शेयरिंग यूनियन टैक्स रेवेन्यू विद द स्टेट्स। टैक्स डेवल्यूशन का अगर हम देखें एफएफसी के हिसाब से फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को कितना परसेंटेज मिला है? अगेन इकोनॉमी का क्वेश्चन है बट फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है तो मुझे लगा आई कैन आस्क है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
द करेक्ट आंसर इज डी, 2.5%. दिस यू नीड टू नो. इनफैक्ट पूरा टैक्स डेवल्यूशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. देन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, करेक्ट बताना है. These are an emerging set of trade policy tools to allow movement of carbon-intensive economic activity from a jurisdiction having less stringent climate policy to a jurisdiction having stringent climate policy. अगर आपने CBAM के बारे में पता है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये स्टेटमेंट उल्टा है. कार्बन लीकेज प्रिवेंट करने के लिए है ना. सो उल्टा है. सो दिस इज इनकरेक्ट, राइट. Then these are meant to increase the environmental effectiveness of climate policies. That is correct, है ना. अगर कोई कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो लीस्ट स्ट्रिंजेंट जुरिस्डिक्शन में जाकर फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस करे, उसी को रोकने के लिए CBAM है. So this is correct. So the correct answer is 2 only. Then COP28. अब ये COP28 कब हुआ था? 2023 में. तो ये थोड़ा पुराना है. बट COP28 की एक खासियत क्या है? खैर आप पॉज करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. बट COP28 की एक खासियत पता है क्या थी? 2023 में हुआ था ना. 2023 इज द फर्स्ट ईयर जब ग्लोबल स्टॉक टेक होना था. ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? अब देखो पेरिस एग्रीमेंट ने ब्रॉडर टारगेट दे दिया कि आपको ना 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लिमिट करना है बाय 2100. ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए. तो हर एक कंट्री ने अपने NDCs दे दिए. इंडिया ने भी दे दिए, पाकिस्तान, चाइना, सब ने दे दिए. अब सबने इंडिविजुअली डिटरमाइन करके दे दिया. अब क्या वो सब कंबाइन करके हमारा इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे? उसके लिए ग्लोबल स्टॉक टेक है. पहला 2023 में होना था, उसके बाद हर 5 सालों में ये होगा. नेक्स्ट 2028 में होगा. सो इट इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ COP28. तो ये तो सही है, राइट. देन इट रिकॉग्नाइज द नीड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. ऑब्वियसली है ना, हमें कम करना है. 2 degree Celsius is the target, but 1.5 is the ambitious target. Third, it directed the developing countries to lead the transition away from the fossil fuel. नहीं, ये तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी. Then it emphasized accelerated phase down of coal power. That is correct, क्योंकि developing countries को भी ये बोला गया था कि आप phase down करो. ठीक है, आप कोल का phase down करो. Developed country जरूर कहती है कि phase out करो, बट दैट इज जस्ट नॉट रियलिस्टिकली पॉसिबल. इंडिया में भी आज भी पावर में 47% कॉन्ट्रीब्यूशन है कोल का. आप एकदम से फेज आउट खत्म कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा गया है. ग्लोबल स्टॉक टेक इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 14 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है. सो ये हमारे सवाल थे. आई होप आपको ये सेशन सही लगा होगा, रिवीजन हुआ होगा. अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा. और ऑल्सो वी हैव आवर मैप्स का कोर्स, और अगर आप पूरा रैपिड रिवीजन कोर्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं. बहुत ही सही प्राइस है, अभी 2499 का है वो. ठीक है, इट इज़ फॉर 2499. एंड अगर आप इसको टेस्ट के साथ कंबाइन करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं. बट जो पूरा कोर्स है रैपिड रिवीजन का, उसमें 3 FLTs हैं. वी हैव 3 FLTs, राइट. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड. अपना स्कोर जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा. कोई डाउट है वो भी कमेंट्स में बताइएगा कि इसी तरह से भी हम आपका प्रीलिम्स क्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं. प्लीज़ हमें डू रीच आउट टू अस. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट.